हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना। सो अधिष्ठाना में आपका स्वागत है। सो दिस इज सीरीज ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के अंदर हम एक प्रीलिम्स 2025 के करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स। हो सकता है कि अभी आप बहुत सुस्त बैठे हो, ठीक है, बहुत ही मतलब एनर्जेटिक नहीं हो, ठीक है, बहुत ही लेस एनर्जेटिक हो, तो अभी आधे घंटे का वीडियो देख के आप चार्ज अप हो जाते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी चार्ज होगी ना, वैसे आप भी चार्ज अप हो जाएंगे और फिर आप आराम से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देना। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो आप दूसरी कोई सब्जेक्ट की बुक उठाकर पढ़ने लग जाना, आराम से चीजें उसमें भी समझ में आने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स होंगे, उसका चार्ज अप करने का काम हम यहाँ पर करेंगे और इंटरेस्टिंग मैनर में आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ाएंगे। राइट, तो मस्ती से हमको पढ़ना है, दैट इज द मेन मोटिव। हमको क्वालिटी का पढ़ना है पर मस्ती से पढ़ना है, ठीक है, ऐसे बोर होके या फिर ऐसे एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर, ऐसा नहीं पढ़ना है। हमें अपना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। चलिए, तो पहली टॉपिक जो है हमारा दैट इज ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत के बारे में समझते हैं। ये अमृत जो होता है ना, ये बहुत ही ऐसा होता है कि अमृत आप पीते हैं, अमृत पी के आप अमर हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई होगा, कोई कड़ा ही होगा इसका टेस्ट। अगर मैं सोचूं कोई अमृत मेरे को पिलाएगा तो उसका टेस्ट बड़ा कड़ा होगा, ठीक है, तभी तो जाकर इतना, मतलब दवाई जैसे होती है, दवाई का टेस्ट भी कड़ा होता है ना, तो कड़ा होता है दवाई का टेस्ट, तो इसलिए अमृत का टेस्ट भी कड़ा होगा, ठीक है। और कड़ा केरला भी होता है, करेला करेला कड़ा होता है, तो केरला का एक प्रोग्राम है अमृत प्रोग्राम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको ही याद हो जाएगा एग्जाम में, जैसे आएगा ऑपरेशन अमृत सबसे पहले आपको केरला याद आएगा, ठीक है। अब कड़ा होता है, तुमने कभी एंटीबायोटिक खाई है? कोई भी कोई भी दवाई खा लो, एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई खा लो, है ना, एंटीबायोटिक टैबलेट या फिर कोई भी दवाई खा लो, कड़ी होती है ना। तो देखो, कड़े से दो तीन ही चीज याद हो गया आपको। अमृत कड़ा होता है क्योंकि भाई देखो आगे चलकर आपको अमर करेगा तो कड़ा ही होगा, ठीक है, तो केरला का। और एक एंटीबायोटिक के ओवर यूज के लिए प्रोग्राम निकाला गया है केरला की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो देखो, ऑपरेशन अमृत, also known as antimicrobial resistance intervention for the total health, is a key initiative launched by the Kerala government under its drug control department to combat antimicrobial resistance। ठीक है, अब antimicrobial resistance क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। चलो भाई, मान लीजिए आप बहुत तगड़े से जुकाम लग गई आपको बुरी तरह से, ठीक है, बुखार भी हो गया, फिर अब आप मतलब डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि भाई पहले तो सबसे पहले 400 रुपए दो मेरे को फीस के, और फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। उसने कुछ एंटीबायोटिक दिया आपको और आप खा के सही हो गए, ठीक है। फिर 15-20 दिन बाद फिर बुखार हो गया, ठीक है, तो आप क्या करें, आपने सोचा यार अभी 400 रुपए खर्च करें, इससे बढ़िया डायरेक्टली जाके एंटीबायोटिक वही ले आते हैं, ठीक है। आप गए उसके पास, किसके पास, शॉपकीपर के पास, मेडिकल शॉपकीपर के पास। मेडिकल शॉपकीपर पे जो बैठा है वो आदमी आधा अपने आप को डॉक्टर समझता है, ठीक है। उसने कहा क्या हुआ, जुकाम लग गई, ये लो 3-4 टैबलेट आपको दे दी, उसमें से एंटीबायोटिक भी थी एक, ठीक है। उसने कहा कि भाई 3 दिन के लिए लेना, राइट, आपने कहा ठीक है भैया। इस तरह का जो चीज होती है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको एंटीबायोटिक वो वाली दे दी जो आपके लिए काम की नहीं है, राइट, वो एंटीबायोटिक दे दी। और उसके कारण क्या है, उसके कारण वो एंटीबायोटिक आपके शरीर के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर जाएगी। अगर एक्सेसिव एंटीबायोटिक लोगे तो शरीर के अंदर क्या होता है, एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। अच्छा, उसने कहा था आप 3 दिन के लिए लेना, आप 2 दिन में ठीक हो गया, आपको लगा पूरा ठीक हो गया, तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया था, एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया अंदर रहता है, राइट, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो है, राइट, ये सब लोग जो है वो आधे मरे हैं, अधमरे रह गए, क्योंकि 3 दिन के लिए बोला था आपने, 2 दिन लिया, वो अधमरे रह गए। अधमरे रह गए तो फिर वो अपने धीरे 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 क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ऐसी एक और बार आपने दवाई ले ली, 2 दिन के अंदर सही हो जाती है, राइट, तो 2 दिन का आपने कोर्स करा, वो कहता है 3 दिन का कोर्स करना, पर आप कहें भाई यार तू ही तो थोड़ी ना समझदार है, तू चाहता है तेरी टैबलेट ज्यादा बिके इसलिए तू 3 दिन का कोर्स बता रहा होगा, हम तो 2 ही दिन खाएंगे इस टैबलेट को। और फिर क्या हुआ, फिर आपका एक तरह से अंदर जो बैक्टीरिया था, अंदर जो वायरस था, अंदर अंदर जो फंगाई था, पैरासाइट था, उसने कहा कि भैया तुमसे ज्यादा समझदार तो मैं हूं, मैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर लूंगा इस मेडिसिन के खिलाफ। और इससे ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया जो होगा, है ना, अगर इसने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर क्रिएट कर लिया ना बच्चों, तो ये बैक्टीरिया सबका बाप बन जाएगा, दैट इज नोन एज सुपर बग। कि अब मार के दिखाओ मेरे को, समझ में आ रहा है। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए एक्सेसिव यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिससे क्रिएट ना हो, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, उनको रोकने के लिए, राइट, एक ऑपरेशन अमृत नाम से यहाँ पर चलाया गया है, किसके द्वारा, केरला के गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पूरा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और वैसे याद भी करा दिया। केरला मतलब कड़ा, मतलब अमृत मतलब कड़ा, कड़ा मतलब करेला, करेले की सब्जी कड़ी होती है, राइट। दूसरा क्या है, जब हम दवाई खाते हैं तो वो कड़ी लगती है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अंडर ऑपरेशन अमृत सरप्राइज इंस्पेक्शन, है ना, वो क्या करेंगे, इंस्पेक्टर सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे।
बोले कि भैया, जैसे इंस्पेक्टर बनकर गया कि भैया दवाई देना, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है और जुकाम लग रही है, फीवर फीवर सब हो रहा है, उसने एंटीबायोटिक दे दी, तब की तब उसको पकड़ लिया, दर्द दबोचा कि भाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के तूने एंटीबायोटिक दी कैसे, है ना। तो एंटीबायोटिक अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के हर कोई बांटता डोलेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बैक्टीरिया जो होगा अपने आप को रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा अपने अंदर, राइट। तो देखो, अंडर ऑपरेशन अमृत सरप्राइज इंस्पेक्शंस आर कंडक्टेड द फार्मेसी टू एंश्योर एंटीबायोटिक्स आर नॉट बीइंग सोल्ड विदाउट अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। फार्मेसीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड, उनको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, एंटीबायोटिक सेल कितनी हुई कितना नहीं हुआ। उसने तो क्या करा, उसने ना रिकॉर्ड मेंटेन करा था, ये पुलिस इंस्पेक्टर जब बीमार बनकर गया था उसके पास, ना उसने रिकॉर्ड मेंटेन करा सामने वाले ने, ना उसने क्या करा, उसने उससे प्रिस्क्रिप्शन मांगा, अपने दिमाग से ही, आधा डॉक्टर तो खुद को समझता है, ये अपने दिमाग से इसने दवाई दे दी। स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द वायलेटर्स एंड एंड द सिटीजन्स, जो कि इसके अंदर क्या है, इसको एक तरह से नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सिटीजन्स को एक टोल फ्री नंबर भी देते हैं कि आप हमको बता भी सकते हैं कोई ऐसा कर रहा है, तो मेडिकल शॉप वाला, कोई आपका दुश्मन हो मेडिकल शॉप वाला, तो उसका नंबर दे देना, टोल फ्री नंबर पे डायल करके उसको बोल देना कि भाई ये है ना, ये बेचारा, ये अपना आधा डॉक्टर समझता है अपने आप को, है ना, मेडिकल शॉप ऑनर जो है, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्रिएट कर रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंटीबायोटिक बांटता है ये, जैसे प्रसाद बांट रहा हो वैसे एंटीबायोटिक बांटता है, राइट। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समझ में आ गया, अकर्स व्हेन द बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, पैरासाइट चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू द मेडिसिन्स, मेकिंग infections harder to treat and increase the risk of the disease spread, severe illness and death। समझ में आ रहा है, यहां तक हो सकता है मर भी सकता है आदमी। इट इज ए नेचुरल फिनोमेना। अब मान लो कि भाई मेरे अंदर मान लो एएमआर जनरेट हो गया, मेरे अंदर जो बैक्टीरिया था उसने बोला कि मैंने तो अब रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, अब तू कोई भी दवाई ले ले, कैसी भी दवाई ले ले, मैं तो सही होने वाला नहीं हूँ। तो फिर मेरे को अल्टीमेटली मेरे को क्या करना पड़ेगा, शरीर में से शरीर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, शरीर छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो मेरे को छोड़ेगा, नहीं तो मेरे शरीर में तो वो क्या होगा, एक तरह से उसने घर बनाकर बैठ गया है, राइट। तो इसीलिए डेथ भी हो जाती है बच्चों। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस आर समटाइम नोन एज सुपरबग्स, ऐसे सुपरबग्स बन जाते हैं, फिर इनके ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आर ऑफन इनइफेक्टिव, फिर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा फिर आपको इफेक्टिव थेरेपी भी कोई काम नहीं आती कभी कभार, ठीक है। तो फिर आपका फिर मृत्यु ही होगी, ठीक है, मृत्यु लोक के अंदर ही समाएंगे फिर हम। द मिसयूज एंड द overuse of the microbial in the human, animals and the plants are the main drivers in the development of the drug resistance pathogen। ये सब चीजें क्या है, इनके कारण वो ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और उसके कारण हमारा शरीर जो होता है वो जो बैक्टीरिया है वो अडॉप्ट कर लिया, उसने अडॉप्ट कर लिया अपने आप को कि भाई हाँ भाई, मैं तो क्या है, मैं तो एक तरह से अब कोई भी दवाई से मरने वाला नहीं हूँ, राइट। तो ये देख लो, ये सारे कॉज है, ये मैंने आपको बता ही दिए हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, एनिमल के आपने एंटीबायोटिक लगा दी, इंजेक्शन ठोक दिया, है ना, जैसे मान लीजिए गाय है, गाय के इंजेक्शन लगा दिया, राइट, एंटीबायोटिक वाला, बिना किसी से पूछे 4-5 इंजेक्शन रख रखे लगाते रहते हो बस तुम, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, उसके जो दूध होगा उसके अंदर भी वो बैक्टीरिया आ जाएगा, फिर रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया, राइट। और रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया आ जाएगा उसके अंदर, तो फिर हम पियेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे, हमारे अंदर आ जाएगा वो। तो यहाँ पर देखो, आपने इसको इंजेक्शन लगाया, आधा अधूरा सा इंजेक्शन लगाया इसको, ठीक है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया था पूरा मरा नहीं, और बैक्टीरिया अमर हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया ने एक तरह से, आप बैक्टीरिया को एक तरह से अमृत पिला रहे हो, बैक्टीरिया अमर हो जा रहा है, राइट। और फिर वो बैक्टीरिया दूध के साथ आपके शरीर के अंदर जा रहा है, अमर अमर बैक्टीरिया, राइट। अब ये इतना पढ़ लिया है हमने, एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया है, हमने ऑपरेशन अमृत पढ़ लिया है, तो उसके अंदर ही इससे रिलेटेड एक और है, ये भी पढ़ लेते हैं भाई, रेड लाइन कैंपेन। रेड लाइन कैंपेन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने, ये एक तरह से क्या, फैमिली वेलफेयर ने ये एक तरह से प्रोग्राम चलाया था 2016 के अंदर। इसके अंदर क्या करा गया, इसने कहा गया कि भाई जो भी एंटीबायोटिक है ना, उसके यहाँ पर हम रेड लाइन खींच देंगे इस तरह से, ये लो रेड लाइन खींच दी हमने। और रेड लाइन देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ना आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है, और ना सामने वाला इसको बेच सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये रेड लाइन कैंपेन यहाँ पर चलाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जिससे कि अवेयरनेस बढ़े अगेंस्ट द व्हाट, अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जिससे कि एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है शरीर के अंदर, माइक्रोब जो होते हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कैंपेन इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ए रेड लाइन ऑन द पैकेजिंग ऑफ द सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड द एंटीमाइक्रोबल्स दैट शुड नॉट बी सोल्ड विदाउट ए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये देखो,
इस तरह से, समझ में आ रहा है? ये रेड लाइन है, राइट। ये रेड लाइन क्यों होती है? आप देखना किसी मेडिसिन के अंदर ये वाली रेड लाइन होगी, और इस रेड लाइन के नीचे यहाँ पर इस तरह से लिख रखा हो। रेड लाइन का मतलब ये होता है कि भाई देखो, बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई मत लेना, आगे जाके तुम ही परेशान होगे और पूरी दुनिया जनता को परेशान करोगे अगर कोई बैक्टीरिया क्या कर गया, रेजिस्टेंस क्रिएट कर गया तो, राइट। और सामने वाले को बोल रहे हैं कि भाई मेडिकल शॉप वाले, तू अपने आप को कम समझ, ठीक है, डॉक्टर की डिग्री ली नहीं है और तू अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है, तू सबको ये बांटता हुआ मत डोल, कोई प्रसाद नहीं है, टैबलेट है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज कमिटी ऑफ 10, C10 ग्रुप। C10 ग्रुप के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो ये C10 और L69 ग्रुपिंग को के अंदर क्या करें, इन्होंने पार्टिसिपेट करा है। तो C10 और L69 ग्रुपिंग्स क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। अब देखो, हमारी कंट्री, हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर है ना बहुत नाइंसाफी होती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक है IMF, एक है वर्ल्ड बैंक, एक है WTO ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका दबदबा ज्यादा रहता है ना, उनका दबदबा यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है। तो अफ्रीकन यूनियन जो है ना, अफ्रीकन यूनियन, उन यूनियन, ठीक है, उन्होंने क्या करा 2005 के अंदर, 2005 के अंदर एक कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स यहां पर उन्होंने बनाई, राइट। देखो ये 2005 के अंदर बनाई, इफेक्टिवली 2010 के अंदर आई थी, राइट। तो C10 ग्रुपिंग बनाई, और C10 ग्रुपिंग के अंदर ये बोला गया कि ये जो 10 कंट्रीज का ग्रुप है, C10 ग्रुप्स, और जिसको कमिटी ऑफ 10 ग्रुप्स बोला, ये इसी चीज के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ पर ये C10 ग्रुप्स क्या करेंगे, C10 ग्रुप एक तरह से दबाव बनाएंगे इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ठीक है, कि हमको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए इसके अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जिसके अंदर 54 कंट्री है, उनका रिप्रेजेंटेशन इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत कम होता है। तो उन्होंने बोला कि हमको भी इनके अंदर क्या करना चाहिए, इनके अंदर रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो, कमिटी ऑफ 10 ग्रुप इज कोalition ऑफ द 10 अफ्रीकन नेशंस, 10 अफ्रीकन नेशंस की कोalition है, एस्टेब्लिश बाय द अफ्रीकन यूनियन 2005, प्राइमरली टू एडवोकेट फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है बच्चों, इसके अंदर तो रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप देखो इसके अंदर रिफॉर्म्स कैसे रिक्वायर्ड है, आप देखो ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो यूनाइटेड नेशन, आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक तो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स, और ये नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं, और पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर 15 मेंबर्स की एक बॉडी है ना। इसमें तो चलो आते रहते हैं जाते रहते हैं लोग, ठीक है, पर ये 5 परमानेंट है ना, जो थे वही है और वही रहेंगे, राइट। और इसके अंदर अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। आप ये सोचकर देखो, जब हमारे देश, हमारे वर्ल्ड के अंदर, जब हमारे वर्ल्ड के अंदर 51 कंट्रीज हुआ करती थी, तभी भी ये लोग 5 ही थे परमानेंट मेंबर्स। और जब 1963 के अंदर 113 कंट्रीज हुआ करती थी, तभी भी 5 है, और आज भी ये 5 ही हैं। समझ में आ रहा है? तो 5 ही है, मतलब 51 से ये हो गए 194, और ये 5 ही रहे परमानेंट मेंबर्स। और इनके पास इतनी पावर होती है ना, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनके पास पूरी पावर होती है, वीटो पावर भी इनके पास होती है, इनके बिना पत्ता नहीं हिलता मेन मेन जो जजमेंट होते हैं उसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है इन्होंने, देख। और ये कंट्रीज कौन कौन सी है, ये कंट्रीज हैं रशिया, फ्रांस, है ना, और अगर हम देखें चाइना, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो रशिया हो गई, फ्रांस हो गई, चाइना हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गई, और एक ब्रिटेन हो गई। ये 5 कंट्री है। अब भाई अफ्रीका इतने बड़ा कॉन्टिनेंट है 54 कंट्रीज का, एक कंट्री नहीं दी गई तुमसे इनसे इसके अंदर, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट डिमांड करेगा, है ना। एशिया के अंदर भी अगर आप देखें तो एशिया के अंदर भारत कहता है भैया मेरे को भी डालो। चलो पहले नहीं डाला, ठीक है, हम इतने पावरफुल नहीं थे, अब तो हम पावरफुल हो गए, चाइना को डाल रखा है तुमने, चाइना हर जगह हमको क्या कर रहा है, वीटो कर दे रहा है, ठीक है। इस तरह से जापान भी बोलता है कि भाई साहब हम भी आएंगे, राइट। तो इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर और कंट्रीज आए, इसकी डिमांड कर रहा है, C10 ग्रुप भी इसकी डिमांड करता है। C10 ग्रुप तो कहता है इसके अंदर 2 अफ्रीकन कंट्री डालो अभी के अभी, जिससे उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, अफ्रीका को भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो आप यहाँ पर देखो,
कि यहाँ पर इतनी नाइंसाफी आपको दिख रही है। ईयू स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हैविंग 3 कंट्रीज, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, है ना, है ना। तो ये यूरेशिया के अंदर आता है, रशिया, तो उसको भी ईयू अपन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो फ्रांस, यूरोप जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर इतने सारे कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज हैं। जबकि एशिया के अंदर से 1 कंट्री, अफ्रीका के अंदर से 0, एशिया के अंदर 1 कंट्री और वो भी कंट्री किसी काम की नहीं है, चाइना है, वो उल्टा ही उल्टा करती रहती है। और अफ्रीका और लेटिन अमेरिका, इनके अंदर इतनी सारी कंट्रीज है और यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ कितने मेंबर्स, 0 मेंबर्स, ठीक है। इतने मेंबर और 0 मेंबर्स, सोच कर देखो। तो अब ये लोगों का दिल दुखेगा, इन्होंने कहा कि साहब हमारा दिल दुखा तो हमको भी रिप्रेजेंटेशन दो, ये तो एक वर्ल्ड बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर हमारा कुछ सही नहीं है। इसी तरह से हालत आईएमएफ के अंदर हो रही है, वर्ल्ड बैंक के अंदर हो रही है, डब्ल्यूटीओ में हो रही है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो तुमको सुनाने के लिए हम एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, दैट इज नोन एज C10 ग्रुपिंग। C10 ग्रुपिंग के अंदर कौन है, अफ्रीकन नेशंस बोल रहे हैं कि हमें डालो, हमारी बात करो, हमको रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेंबर्स हैं अल्जेरिया, बोट्सवाना, ये सब याद करना है आपको, कैमेरोन, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार कौन गए हैं यहाँ पर पहली बार इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए, ठीक है। इसके अंदर पार्टिसिपेट करें C9 ग्रुपिंग के अंदर, C10 ग्रुपिंग के अंदर। अब देखो एक्चुअली क्या है, ये कंट्रीज तो आप याद कर लेना, है ना, इसके अंदर तो कोई वो नहीं है, ठीक है। एक 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाली सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एंड सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स। उसके अलावा 8 कंट्रीज है, यहाँ पे याद कर लेना, है ना, रट लेना, राइट। इसके अलावा आप देखो कि भारत भी डिमांड कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि मैं भी जाऊं, ठीक है। और ये C10 कंट्रीज कहते हैं कि हम भी जाएं। तो इंडिया सोचता है कि यार C10 कंट्रीज बोल रहे हैं कि C10 कंट्रीज बोल रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज आनी चाहिए, भारत बोलता है नहीं नहीं इंडिया को आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट दिख रहे हैं ना, दोनों चाहते हैं देयर शुड बी रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप, दोनों ही चाहते हैं, बोल रहे हैं हमारा मकसद तो एक है, पर यार मैं जाना, इनमें बीच में भी कंपटीशन है। इसलिए भारत अभी तक क्या है, C10 नेशंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, अब इसने भी पार्टिसिपेट करा है ना। तो C10 तो ये चाहेंगे अफ्रीकन कंट्री, वो थोड़ी चाहेंगे भारत आ जाए, बट दोनों रिफॉर्म्स तो चाहते ही हैं, राइट। तो भाई जब हम C10 पढ़ रहे हैं तो एक और ग्रुपिंग है दैट इज नोन एज G4, उसको भी पढ़ लेंगे। और G4 पढ़ेंगे तो एक और ग्रुपिंग है दैट इज नोन एज यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, उसको भी पढ़ लेंगे, राइट। तो अभी तो हम इसे ही पढ़ते हैं C10 ग्रुपिंग को। अगर एक्चुअली इसके अंदर ये जुजलवीनी कॉन्सेंसस और सिटी डिक्लेरेशन, ये 2 डिक्लेरेशन आप याद रख लो, इससे रिलेटेड है। इनकी डिक्लेरेशन के बाद फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बनी C10 ग्रुपिंग। तो मतलब बेसिक कहाँ से आया C10 ग्रुपिंग, इनकी कंसेंसस और डिक्लेरेशन, ये 2 आप याद कर लेना। C10 वर्क्स क्लोजली विद अदर रिफॉर्म माइंडेड ग्रुपिंग, जैसे L69 है उसका भी यही कहना है, ठीक है। और एक है G4 कंट्रीज, G4 कंट्रीज मतलब 4 बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे जिसके अंदर बोलते हैं बिग J। B फॉर ब्राजील, ब्राजील कहता है मैं भी जाऊं, ठीक है। I फॉर इंडिया, G फॉर जर्मनी और J फॉर जापान। ये चारों मिलकर ऐसे कह रहे हैं कि भाई हमको जाना चाहिए, हम में से कोई एक को भेजो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंपटीशन कितना है, इनके अंदर जापान चाहेगा कि भाई जापान ही जाए इंडिया के, पर ये 4 भी एक G4 कंट्रीज ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं कि हमें क्या है, हमें भेजो तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर्स के अंदर, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स के अंदर आप देख रहे हैं अभी 5 कंट्री है, US, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया। इनके अलावा भाई इंडिया भी आए, ठीक है, जापान भी आए, राइट। सब चाहते हैं अपने, सब सोचते हैं कि भाई, है ना, C10 वाले बोल रहे हैं कि हमारे में से आ जाएं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको लालच तो है ही कि हम जाएं इसके अंदर, राइट। तो देखो अब हम G4 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये समझ में आ गया ना, C10 कंट्रीज सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रही है भाई, IMF के बारे में बात कर रही है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमको इसमें भी अधिकार ज्यादा से ज्यादा आप लोग दीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे हम चले तो एक L69 ग्रुपिंग भी है। L69 ग्रुपिंग भी ये बोलती है कि भैया हमको भी ऐसे ही करो, ठीक है। तो इज ए ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम द अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया एंड पैसिफिक, और भारत भी इसका पार्ट है। ग्रुप ऑफ 32 कंट्रीज है, ठीक है, जिसके अंदर भारत भी इसका पार्ट है। इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस वन, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि बिग J, ठीक है, बिग J के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान ये अलग से कह रहे हैं कि हम में से कोई जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। बहुत मारा मारी है, और उन्होंने वो एक तरह से चिकने गड़े हो रहे हैं, बोले कोई भी डिमांड कर लो हम तो रिफॉर्म करेंगे नहीं, राइट। उन्होंने रिफॉर्म कर ही नहीं रहे भाई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। G4 के बाद एक ऐसी कंट्रीज भी हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं,
है ना, जो कि यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, वो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म नहीं करना चाहिए ऐसे कहने वाले यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ये ऐसी कंट्री है जो क्या चाहती है, ये चाहती है कि कोई दूसरा ना आए। पांच जो परमानेंट मेंबर्स है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो पांच ही रहे, कोई छठा नहीं रहे, है ना। इंडिया नहीं जाए, जापान नहीं जाए, और इसका सबसे बड़ा विरोध जो सपोर्टर है यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के अंदर, जो सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता है कि भैया जाएगा तो इंडिया ही, ठीक है, तो पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं, रिफॉर्म की क्या जरूरत है, राइट। पाकिस्तान की ऐसा, पाकिस्तान डरा हुआ है कि भाई कहीं इंडिया नहीं चल जाए, तो खुद तो जा नहीं सकता। देखो ये इसको पता है कि मैं तो खुद तो जा नहीं सकता, कोई मेरे को लेगा तो मेरी मजाक और उड़ाएंगे वहां पे, ठीक है। और पूरा वर्ल्ड सोचेगा भाई पाकिस्तान के बारे में तो कुछ सोच भी नहीं रहा होगा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप सीट के अंदर जाए। तो पाकिस्तान बोल रहा है मैं नहीं जाने दे सकता, मैं नहीं जा सकता, पर इंडिया तो जा सकता है, ये तो पावरफुल कंट्री है, तो मैं इसको भी ना जाने दूं, किसी को ना जाने दूं, मैं मुंह फुला के बैठा रहूं, और मैं क्या करूं, मैं ऐसे कहूं कि मैं किसी को होने नहीं दूंगा, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स नहीं होने दूंगा। समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको ये कंट्रीज है, इटली, साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, मेक्सिको, टर्की, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ठीक है, और माल्टा। ये कंट्रीज जो है ये कहते हैं कि हम नहीं जाने देंगे भैया, हम किसी को भी नहीं जाने देंगे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। पांच ही परमानेंट मेंबर थे, हैं और रहेंगे, ठीक है साहब। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबके अपने इंटरेस्ट है, मैंने पाकिस्तान का इंटरेस्ट आपको समझा दिया, राइट। तो ये आपको समझ में आया। अब जो नेक्स्ट अपन को पढ़ना है, तो हमने यहाँ पर देखो क्या क्या पढ़ा, ये समझ लो कि C10 पढ़ा, L69 पढ़ा, G4 पढ़ा, UFC पढ़ा। UFC को है ना, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस को कॉफी क्लब भी कहते हैं, कॉफी क्लब, ठीक है, इसको कॉफी क्लब भी बोलते हैं। ये सारी ग्रुपिंग्स अपने अपन ने एक साथ ही पढ़ ली इसके अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज नोन एज व्हाट, हिमालयन याक। अब इसको क्या बोलते हैं, हिमालयन याक। हिमालयन याक अभी न्यूज के अंदर क्यों है, हिमालयन याक अभी न्यूज के अंदर इसलिए है बिकॉज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स मीटिंग इन द याक्स ब्रीडिंग सीजन शिफ्ट, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो एक तरह से इनको इनकी मीटिंग को रोक रहा है, याक की मीटिंग को इफेक्ट कर रहा है, राइट। और ब्रीडिंग सीजनल शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि सीजन्स जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं, राइट। आई होप कि मैंने आपको पढ़ा दिया है शायद, है ना। पढ़ा है क्या, शायद पढ़ा दिया है ये, ठीक है। चलो मैं देख के बता दूंगा, अगर पढ़ा दिया होगा तो फिर इसको वापस रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास फिर अपन यहीं तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल अपन नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, नए टॉपिक्स के साथ मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।